नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कविन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या इशारा किया गया है, किस तरीके की चिंता जाहिर की गई है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई एक कॉन्सेप्ट, जहां पर कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च जो व्यय है वो जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% किया जाना चाहिए। उसी को दोबारा से आर्थिक समीक्षा में बताया गया है और इसकी सिफारिश मोटे शब्दों में की गई है। और साफ तौर पर कहा जाए कि इससे लोगों को अपनी जेब से होने वाला जो खर्च है वो स्वास्थ्य व्यय का करीब 65% होता है, जिसे घटाकर 35% तक किया जा सकता है। एक बड़ी बचत जो इंडिविजुअल खर्च की है उसे हम कम कर सकते हैं अगर जीडीपी का 2.5 से 3% हम स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर पाएं। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य व्यापक स्तर पर अपने नागरिकों को समान, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य व्यवस्था और उसकी पहुंच देना चाहिए और इस दिशा में हमें कदम बढ़ाने चाहिए। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि कोविड के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें और उसकी जो इस वक्त हालात हैं उसे बदलने के लिए किन कदमों की जरूरत है। और जब आर्थिक समीक्षा ये सिफारिश करता है कि 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% करना चाहिए खर्च को सरकारों को, तो इसके मायने क्या है, इसे किस तरीके से खर्च करने की जरूरत है और क्या ये रकम सरकारों के पास है, अगर नहीं तो कहां से आएगी और केंद्र और राज्य मिलकर इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर साहब हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर ज्योत्सना झा हमारे साथ हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर रमन सर आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक जो हालात थे कोविड से पहले, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे उसमें तमाम जो दायरा है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और किसी भी मरीज को या आम आदमी को दवा देने तक, वो स्ट्रक्चर, उसकी खामियां हमने कोविड के दरमियान देखी हैं और वो खुले तौर पर सामने आ गई हैं। अब जबकि आर्थिक समीक्षा ये इशारा कर रही है, सिफारिश कर रही है कि इस खर्चे को बढ़ाया जाना चाहिए, इसे कितना ज़रूरी आप मानते हैं और कोविड के बाद इसकी ज़रूरत और ज़्यादा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है भारत जैसे देश में? सबसे पहली बात, उसने हेल्थ को सेंटर स्टेज में ला दिया। हमको इस चीज का भी पता चला कि हेल्थ की वजह से इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट होता है। दोनों एक में एक से जुड़े हुए चीजें हैं। हमको एक बैलेंस करना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बार बार बोलते हैं कि छोटे छोटे गांवों तक है, लेकिन इस टाइम पे हमको क्या दिखा, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अर्बन एरिया में कम गिर रहा है और स्पेशलाइज्ड केयर जहां अवेलेबल है वहां भी हमको इश्यू देखते हैं। तो रूरल एरिया में स्पेशलाइज्ड केयर देना उतना ही कठिन हो सकता है। अब हमने इन्वेस्ट तो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ केयर जो हमको देना है तो उसमें हमको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। आज हमने ज्यादा बेड्स बनाने की कोशिश करना है। अब जब बेड्स बनाते हैं तो उसको ट्रेंड मैन पावर भी चाहिए। हमको उसके साथ में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा अगर इस्तेमाल करें तो जो मेडिसिन की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको भी हमको कम करने में आसानी हो जाएगी। आज अगर हम ये उपलब्धि अगर देखें कोविड के पीरियड में, तो मॉलिक्यूलर टेक्निक जो आज तक इतना डीप पेनिट्रेशन हमारा नहीं था, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो ऐसे लैब्स आ गए कि जिसमें हम मॉलिक्यूलर टेक्निक से हम टेस्ट कर पाते हैं। अब इसको मेंटेन करना ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अगर कोविड रहे या न रहे बाद में, लेकिन हमको उसका पूरा इस्तेमाल करना, जैसे हम टीबी के लिए बोलते हैं, एचआईवी के लिए बोलते हैं, लेकिन वो सिस्टम्स अगर जारी रहे, चालू रहे, तो हमको बहुत फर्क दिखेगा। मुझे एक लगता है कि जो अभी इस वक्त के जो बजट में हमको ज्यादा पैसा दिखेगा वो वैक्सीन पे डाला हुआ दिखने का आसार दिखते हैं, लेकिन वो वैक्सीन हटा के हमने सही जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने जो पैसा डालना है उसमें भी बहुत बढ़त दिखाए तो शायद हमको फायदा होगा। डॉक्टर ज्योत्सना, जो मौजूदा इस वक्त सिस्टम है, अगर हम पूरे देश को ओवरऑल देखें, हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा असमानता है, कुछ राज्यों में स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक नज़र आता है, कुछ में काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन अगर हम एवरेज को लेकर देखें, औसत लेकर देखें, ये किस तरीके से नज़र आता है डेवलपिंग कंट्रियों के एवरेज से, और जो दुनिया में वो तमाम देश जिनसे हम बराबरी की बात करते हैं, अगर उनसे हम कंपेयर कर लें तो किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने खर्च किया है
और क्या बड़ी चीजें हैं जो हम लैग करते रहे हैं? स्वास्थ्य सेवाओं पे हमने खर्च तो किया है, लेकिन जिन चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा पीछे हैं, अगर आप हेल्थ इंडिकेटर्स देखेंगे, हम्म। तो वो बड़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं। जैसे अभी भी हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। अभी भी हमारा इम्यूनाइज़ेशन 100% नहीं है। तो वो आप देखेंगे तो हमारे पड़ोसी देशों से भी कम से कम 1 आध देशों से तो हम पीछे चल रहे हैं। तो बावजूद खर्चे के कि कहाँ खर्चा होना चाहिए और कैसे अलग-अलग लेवल का जो एक जुड़ाव होता है, वो होना प्लस ये भी ज़रूरी है कि स्वास्थ्य के परिणाम शिक्षा से जुड़े हैं, तो उन दोनों को एक साथ देखना भी बहुत ज़रूरी है। कोविड के दौरान भी हमारा इम्यूनाइज़ेशन रुक गया है। आप सोचिए हमारे लाखों बच्चे जो इम्यूनाइज़ेशन के थ्रू जाते थे आंगनवाड़ी के माध्यम से, वो हम्म। नहीं जा पाए। हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट घट गया है, इंसिडेंसेस घट गए। तो इन सबको ख़्याल रखना होगा। श्रीवास्तव सर, मैं चाहूँगा कि ये जो है मसला, इसको आपका नज़रिया क्या है कि जिस तरीके से हमने ग्रोथ किया, हमने इसमें एक्सपेंशन किए हैं सरकारों के अलग-अलग प्रोजेक्ट के ज़रिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे एम्स खोलने की बात हो रही है, और कुछ इसी तरीके से अलग-अलग राज्यों में भी प्रयास हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम 1% के आसपास हैं और 2.5 से 3 का जो लक्ष्य है, वो कितना दूर है, कितना पा सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें अब की बार जब बजट वाले भाषण में राष्ट्रपति जी ने कही थी, जो हम्म। बहुत बोल्डली सामने निकल के आई थी, तो पहली चीज़ तो ये थी कि साहब हेल्थ को एक अच्छा लंबा स्पेस मिला था उनकी स्पीच में, जो पहले अमूमन नहीं मिलता था। और जो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर है, आर्थिक सर्वेक्षण में वही कहा गया है जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 17 में कहा गया था। स्पेंडिंग पे जोर है, एलोकेशन पे नहीं है, स्पेंडिंग पे जोर है। और स्पेंडिंग का गैप भी उन्होंने दिखाया है। अगर हम 1% से 3% या 2.5% की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट जो कि इस पैसे को खर्च करने वाले हैं, उनके अंदर वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि बढ़े हुए पैसे को वो सही ढंग से खर्च करें। अभी तक की स्थिति ये आ रही है कि ज़्यादातर स्टेट के अंदर 90% पैसा जो है रेवेन्यू पे जाता है। तो ये नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप है, जिसके लिए सेंटर ने एक बूस्ट पंप किया है, जो बूस्ट पंप मेडिकल कॉलेज डेवलप करने पे है, एम्स लाइक इंस्टीट्यूट डेवलप करने पे है, नए नए प्रोग्राम जैसे उन्होंने कहा है कि एनडीएचएम शुरू कर दिया जाएगा, टेलीमेडिसिन शुरू कर दिया जाएगा, नई नई लैब्स डेवलप की जाएंगी, आरएनडी पे खर्चा किया जाएगा। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हो रही हैं, जिसको हमें कोविड पीरियड ने प्रोवाइड किया। इनको आगे बूस्ट अप करने की जरूरत है। तो ये एक एलोकेशन वाली इश्यू नहीं है, ये इश्यू है स्पेंडिंग का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेटरी वे में आगे मूव करती हैं, तो उनके पास ये पैसा इस्तेमाल करने के बहुत सारे आधार हैं। जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पायलट इस साल खत्म हो जाएगा। उस पायलट से जो फाइंडिंग निकलेंगी, वो पायलट से फाइंडिंग जो भी निकल के आएंगी, उसके अंदर एक टेलीमेडिसिन के जरिए हेल्थ केयर लास्ट माइल तक के पर्सन तक पहुंचाने का तरीका है। अब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आती है। यहाँ पे वो सारे प्लेटफॉर्म डेवलप करना, वो सर्विसेज का नेटवर्क पैदा करना, वो भी आता है। तो एक तरीके का मर्जर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोग्राम डेवलप करके उसको यूज करना है। तो संभावनाएं असीमित है, लेकिन उन लेकिन संभावनाओं को एनकैश कराने के लिए जी, बहुत ही फास्ट ट्रैक पे काम करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और जो जो इंसेंटिव सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, हम्म। उसको बेटर यूज करना पड़ेगा। मुझे लेकिन याद है श्रीवास्तव कि सर, जो एक एक समय दलील दी जाती है बहुत सारे राज्यों के ओर से, ये बात कही जाती है जो वहाँ पर प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, वो कहते हैं कि जो फंड है वो एक बड़ी चुनौती है। आप कह रहे हैं कि फंड और जिस तरीके का जो ब्लूप्रिंट है वो सेंटर ने तैयार किया है, ज़रूरत है कि किस तरीके से और कहाँ पर खर्च करना है।
देखिए फंड हमारा आज की तारीख में पब्लिक स्पेंडिंग 1% है। टोटल हेल्थ स्पेंडिंग इंडिया की 3.6% है। ये 1% पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग एंड 3.6 टोटल हेल्थ स्पेंडिंग अपने आप में हमें बताता है OECD की रिपोर्ट के हिसाब से कि हम बहुत पीछे हैं। और कंट्रीज में कहीं 8 है, कहीं 10 है। तो ये गैप तो विजिबल है, लेकिन इस गैप को अगर हम देखें और हम देखें कि एक्चुअली एलोकेशन और स्पेंडिंग के बीच में क्या गैप है आज तक 2020 के अंदर 21 के अंदर अगर हम देखें कि पिछले 5 साल में एलोकेशन और स्पेंडिंग में क्या गैप है, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा एलोकेशन बढ़ा है, लेकिन हमारी स्टेट लेवल पे स्पेंडिंग कम हुई है। हमारी स्पेंडिंग जो है जब तक कि उसके साथ पेश नहीं करेगी, इसका मतलब है कि जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है वो तो बढ़ाया ही जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ईज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए स्टेट गवर्नमेंट को उस पैसे को सही प्रकार से यूज करने की। अगर हम 90% रेवेन्यू पे खर्च करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बिल्टअप होगा हमारा। डॉक्टर ज्योत्सना, ये बहुत वैलिड पॉइंट है श्रीवास्तव सर का कि जो एक्सपेंडिचर है वहां पर राज्य अगर सिर्फ जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं या एलोकेशन को खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो खर्च है वो वाकई प्रोडक्टिव है, रिटर्न दे रहा है हेल्थ सर्विसेज के लिहाज से या नहीं, ये ज़्यादा क्रूशियल है। और ये लैग करता है हमारे जो अब तक के खर्चे हैं और जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं। एक और चीज है इसमें, एक तो ये जो डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि खर्चा कम है, वो एक जांचने की बात है। और उसमें मुझे लगता है कि 2-3 बाधाएं आती हैं। जो पूरा एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात होती है कि आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस बहुत वीक हैं, उस वजह से आपका खर्चा कम होता है। या तो आपने उस तरह का एक आपको गवर्नेंस का एक प्रोसेस होता है जो आप बनाते हैं जिससे कि खर्चा बढ़ता है, खर्चे का अकाउंटेबिलिटी भी होता है और खर्चे की दर भी बढ़ती है, और वो ज्यादातर स्टेट्स में कमजोर है। तो एक वो कारण है कम खर्चे का। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि जो पैसा खास करके सेंटर से आता है वो बहुत ही ज्यादा टाइट रहता है कि आप किस पे कितना खर्च कर सकते हैं, तो वो भी एक रुकावट बनता है। और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, जब प्राइवेट और पब्लिक की बात आती है तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ इन जनरल टर्शियरी हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा फोकस है। वो चाहे सरकारी जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो पूरा टर्शियरी हेल्थ केयर है। आपको बीमारियां होती हैं, आप वहां जाते हैं, और जहां जिस चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए, जिन चीजों के लिए, उसके लिए भी हम टर्शियरी हेल्थ केयर पे जाते हैं, बजाय कि प्राइमरी और सेकेंडरी। हमारा सेकेंडरी भी कमजोर है, प्राइमरी तो कमजोर है ही। तो पैसा जब आता है तो बहुत जरूरी है कि पब्लिक हेल्थ खास करके इन दोनों लेवल्स को कवर करे, उसको मजबूत बनाए। और तब जो टर्शरी है, टर्शरी वैसे भी टर्शरी में जो हमारा अभी हम बात कर रहे हैं कि जेब खर्च, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, वो इसलिए बहुत हाई है कि टर्शरी केयर में ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स फैसिलिटीज वहां ही पर हैं। हैं। और जो आर्थिक आपका इकोनॉमिक सर्वे है, और इन जनरल हमारा फोकस रहा है इंश्योरेंस के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो उस पर बात करना जरूरी है कि क्या वही एक बेस्ट माध्यम है या नहीं। अगर आप जिन देशों की बात करते हैं, तो आप अगर यूरोप की बात करते हैं, आप अगर यूके की बात करते हैं, ब्राजील, थाईलैंड की बात करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि वहां पे पब्लिक हेल्थ सर्विस भी बहुत मजबूत है। तो प्राइवेट को उन्होंने अलग नहीं किया और इंश्योरेंस को एक माध्यम बनाया है, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने के बाद। तो वो बहुत जरूरी है कि अगर हम खर्चा बढ़ाते हैं तो हम पहले अपना प्राइमरी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को बहुत मजबूत करें, और तब हम इंश्योरेंस को अगर माध्यम बनाएं तो ओके, बराबरी के लेवल पे खड़ा होगा प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस। तब इंश्योरेंस माध्यम बन सकता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। ओके, उसके ओके बिना मैम। अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का माध्यम इंश्योरेंस को बनाते हैं तो वो हेल्थ को कमर्शियलाइज करता है। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का फर्क भी हमें देखना चाहिए। मैं इस पर एक चाहूँगा रिएक्शन डॉक्टर रमन सर आपका, कि क्या वाकई जो मेन थ्रस्ट या फोकस होना चाहिए, जैसा कि ज्योत्सना कह रही हैं कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं और ख़ासतौर पर पब्लिक सेंटर हैं वो लैग कर रहे हैं वहाँ पर हम, और वहाँ पर चाहे वो प्रोफेशनल्स की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर दूसरा सपोर्ट सिस्टम की बात हो, उसे अगर हम फोकस करते हैं तो शायद जो हमारी अब तक
जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर पर जो मैं कहूँगी डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर पाएंगे, और जिसके चलते ही कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस ही एकमात्र जरिया ना रहे, वो हम उससे बच पाएंगे। नहीं, मैं दो तीन चीजें बोलूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे रेफरल नेटवर्क को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं, मैं उसको रोड कनेक्टिविटी देखूंगा, मैं उसको एबिलिटी, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो हेल्थ वर्कर को समझती है क्या कि उसको रेफर किया जाए, वहाँ एम्बुलेंस है क्या, क्योंकि टर्शरी केयर वहाँ लैकिंग है। तो मुझे बाकी जो एंसिलरी सर्विसेज लगते हैं उसका प्रावधान करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। अब रहा दूसरा सवाल, फिर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे मैं क्या काम करूंगा। मुझे लगता है थोड़ा डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा। प्राइमरी लेवल के ऊपर जो सरकार ने वेलनेस सेंटर खोला है वो तो वो इस ढंग से बनाए हैं जैसे कोई वो वेलनेस के सर्विसेज एक्सेस करने आएगा, लेकिन वेलनेस सेंटर के बजाय हमको कम्युनिटी कैसे मोबिलाइज मैं करूंगा कि कम्युनिटी में, जैसा मैडम ने पहले बताया कि क्या एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की। मुझे ऐसे लगता है कि हमने अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारी जो बायोलॉजी की लिटरेसी है, जो हेल्थ की लिटरेसी है, उसको मैं कैसे सुधारूंगा। उसको सुधारने के लिए क्या मैं स्कूल के जरिए से सुधारूंगा, या मैं आउट ऑफ स्कूल यूथ के ऊपर काम करते रहूंगा, क्या मैं पीयर एजुकेशन का अप्रोच करके रहूंगा। जब तक हेल्थ लिटरेसी नहीं सुधरेगी तब तक आपको डिमांड जनरेशन भी नहीं होगा। यानी ये क्यों चल रहा है इस ढंग से, इसका मुख्य कारण है हमने डिमांड जनरेशन के लिए उतनी कोशिश नहीं की है। जब तक कम्युनिटी नहीं बोलेगी मुझे ये चाहिए, तब तक ये नहीं होगा। और जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं ये कैसे होगा ना, मुझे तो सबसे डर क्या लगता है, दो एरियाज है जिन एरियाज के ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम फ्यूचरिस्टिक विजन रख रहे हैं ऐसे लगेगा नहीं। सबसे पहला एरिया है अभी कोविड की वजह से एंटीबायोटिक मिसयूज। अब वो रैशनली नहीं किया क्योंकि वो डर है कि वो सही में वायरल इन्फेक्शन है क्या बैक्टीरियल है, वो बात अलग है जी। लेकिन ये टेंडेंसी अगर बढ़ते गई तो हमको एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस का 2050 का जो फिगर है वो आपको बहुत जल्दी दिखेगा। आज मेरे पास लैब्स है, मुझे वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को लेके पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट अच्छे डेवलप करना पड़ेगा, तो मैं सुधर जाऊंगा। दूसरे सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो कोविड के टाइम पे हम दूसरे डिसीजेस को जो भूल चुके हैं, आज लोगों के मन में भी प्रायोरिटी नहीं है, ना हम दे पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सेक्टर ये वैक्सीन प्रोविजन के इसमें बंधा हुआ रहेगा। अब इसको अगर मुझे रिवाइटलाइज करना है तो मुझे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, इनके तरफ जाना ही पड़ेगा। और वो करते वक्त वेलनेस को अगर मैं कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी बनाऊं, वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊं, हर स्टेक होल्डर को उसमें जोड़ूं, तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा ऐसे लगता है। एक चीज़ और डॉक्टर रमन, क्योंकि जब भी रूरल इंडिया की बात आती है, हेल्थ सर्विसेज की बात आती है, ये कहा जाता है कि बिना प्राइवेट सेक्टर या पीपीपी मॉडल के हम इसे सुधार नहीं सकते हैं। क्या वाकई ये इतना मुश्किल काम है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस सिस्टम को उस तरीके से रिचार्ज नहीं कर सकती हैं जो कि एक बेसिक सिस्टम जिसे कहा जाता है? और अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आएगा तो क्या कहा जाता है कि सिर्फ मुनाफा जहाँ पर होता है प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट उस मार्केट को देख कर आता है, तो फिर ऐसे में हम कितनी उम्मीद करें उस सेक्टर से? नहीं, मैं दोनों एक्सट्रीम्स के तरफ जाना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है हमने बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। हमने ऐसे बोलना कि प्राइवेट सेक्टर बेकार होगा, पैसा ही कमाने के पीछे पड़ेगा, ये भी गलत है। लेकिन हमको इंसेंटिवाइज उनको करना है कि आप जाइए रूरल एरिया में भी आप काम करिए। ये उनको जब तक हम इंसेंटिवाइज ना करें तब तक वो एक किस्म की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैसा उनको सबको लेने के लिए वो भी तैयार तो नहीं होगा। अब मुझे अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ में अगर काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर करके मेरी क्वालिटी सुधारना पड़ेगा। मैंने प्राइवेट सेक्टर को जहां मेरा एक्सेस ही नहीं है, जहां लोग जाते ही जा रहे हैं, उनको रोकने के हिसाब से अगर मेरे स्ट्रेटेजीज बनाई तो वो गलत रहेगा।
मैंने मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे बढ़ाऊंगा उसके बारे में सोचना चाहिए, और वो जब मैं करूंगा तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। हमको दोनों को साथ में रखना है, क्योंकि हम इतने तो इतने हमारे खुद के पब्लिक सेक्टर के ऊपर कंप्लीट रिलाय तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देने की उतनी ताकत अभी नहीं है हमारे पास। जब ये एक में एक से कंपटीशन में आ जाएंगे तो आपको बराबर फर्क दिखेगा। वो इसलिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, थोड़ी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हमको रेगुलेटर्स चाहिए। क्योंकि बगैर रेगुलेटर का वो जो चल रहा है, वो जैसे ग्रोथ हो रही है, जो करना चाहता है वो कर रहा है। ये जो सिचुएशन है इसको बदलना पड़ेगा। श्रीवास्तव सर, अब क्योंकि बजट सोमवार को पेश होगा, आर्थिक सर्वेक्षण सुझाव भी दे रहा है, इशारा भी कर रहा है, और कोविड काल में हमने देखा है कि ज़मीनी हकीकत है क्या स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस विभाग के साथ में। क्या बेस्ट ऑप्शन या मोड आपको लगता है जो कि उम्मीद हम कर सकते हैं, जिसकी तरफ बढ़ना चाहें, क्योंकि फोकस काफ़ी ज़्यादा होगा इस सेक्टर पर, जिस तरीके से आपने खुद कहा, और हमने देखा कि राष्ट्रपति के चाहे वो भाषण रहा हो या उससे पहले जो चर्चाएं होती रही हैं, उसमें हेल्थ सेक्टर पहली बार ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा तवज्जो से मिलती दिख रही है। देखिए, बजट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पे एज ए हेल्थ एक्सपर्ट जो मैं समझता हूँ इस कोविड की पृष्ठभूमि में, वो ये है कि डेफिनेटली कमिटमेंट आना चाहिए 1% पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ा करके उस अप्रोप्रिएट लेवल तक ले जाने के लिए जो कि ये सारी ज़रूरतें जो है उन्हें पूरा कर सके। ये चाहे 1.5% हो, चाहे 2% हो, 2.5%, ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि हर बार अनाउंसमेंट होता है बजट के अंदर कि हम 15 और एम्स लाइक इंस्टीट्यूट खोल देंगे, हम इतने और मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। इसके साथ-साथ ये भी एक अनाउंसमेंट होना चाहिए कि हम इतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इतने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इतने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब को टेक्निकली ड्रिवन बना देंगे जिससे कि कंटिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड किया जा सके। तीसरा चीज जो आज की तारीख में बहुत प्रमुख है, जिसकी लिंकेजेस बहुत जरूरी है, वो ये है कि हम जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जब हम टेलीमेडिसिन यूज करते हैं, तो हमें डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी बात करना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में भी बात करना चाहिए, जिससे कि हम कम्युनिटी के डिमांड क्रिएट कर पाए, अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर पाए और उसका रेफरल नेटवर्क कंप्लीट कर पाए। हमारा लूप कंप्लीट होना चाहिए कि कम्युनिटी में एक पेशेंट बैठा है, वो बीमार पड़ा तो वो वापस जाकर के फिर कम्युनिटी के पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर आ जाए, जिससे कि उसकी लिंकेज इंश्योरेंस से भी हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट अगर ये चीजें वो अनाउंस करते हैं तो डेफिनेटली इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्रोवाइडर जो कि हॉस्पिटल टर्शियरी केयर चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर बजट के अंदर ये अनाउंसमेंट आते हैं तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का कमिटमेंट है कि 2/3 खर्चा प्राइमरी हेल्थ करके लिए किया जाए, वो एक्चुअली ट्रांसलेट होगा इन एक्शन। अदरवाइज हर आरी के टाइम पे सेविंग होकर के वो टर्शियरी केयर में चला जाता है। डॉक्टर ज्योत्सना, बहुत संक्षिप्त में, वक्त कम है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेंटर्स हैं, जैसा कि कहा श्रीवास्तव सर ने, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उस तरह की रणनीति की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मोबिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ मैं एक और पॉइंट लाना चाहूँगी, वो है जेंडर का। अगर आप इंश्योरेंस का, हम लोगों ने रिसर्च है और हम लोगों ने देखा है कि इंश्योरेंस का यूज जो है वो बहुत लॉपसाइडेड है। जो बीमारियां आम हैं महिलाओं में भी पुरुषों में भी, उसके लिए भी महिलाएं बहुत कम आती हैं। तो मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, प्राइमरी हेल्थ पे खर्चा जरूरी है, और मेरे मत में प्राइमरी हेल्थ पे प्राइवेट को इंसेंटिवाइज करने की बजाय पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जो है वो प्रॉफिट को प्राइवेट से अलग करना मुश्किल है, और पब्लिक मनी को प्राइवेट तरफ ले जाके पब्लिक में ही लगाना चाहिए। टर्शियरी पे है प्राइवेट, और मोबिलाइजेशन जरूरी है, और बाकी चीजों पर भी निर्भर करता है। गवर्नेंस जरूरी है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैकेंसीज बढ़ना जरूरी है, और मोबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। ओके मैम,
वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए कि असल में स्वास्थ्य सेवाओं में जो खर्चा बढ़ाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण ने कही है, उसकी ज़रूरत और उसके मायने क्या हैं, और आज की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसके बाद अगर हम 2.5 से 3% GDP का खर्च करने की बात का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो वो रास्ता क्या होगा और उसकी चुनौतियां क्या हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।